नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारत के भूगोल में देखेंगे विस्तृत मैदानों को, यानी कि जो उत्तर में फैले हुए विस्तृत मैदान हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा है कि जो भारत में फैला हुआ जो विस्तृत पठारी भाग है उसको हमने डिस्कस कर लिया, पठार को डिस्कस कर लिया है, और जो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे पर्वत क्षेत्र और पठार क्षेत्र के जो बीच में स्थित हैं क्या आपके मैदान। तो हम इन मैदानों की चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि मैदानों की उत्पत्ति कैसे होती है। जब एक प्लेट, मान लो आपकी इंडियन प्लेट ये प्लेट थी और दूसरी जो प्लेट थी कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट थी। जब ये प्लेट जो है इंडियन प्लेट का जो है अभिसरण हुआ, यानी कि कन्वर्जेंस हुआ है किसमें, यूरेशियन प्लेट में। तो यूरेशियन प्लेट में कन्वर्जेंस होने से क्या हुआ, जो जहाँ पे कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे खाई का निर्माण होता है, यानी कि द्रोणी। ठीक है, द्रोणी का निर्माण होता है। फिर क्या हुआ, द्रोणी के यहाँ पे क्या बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा। ठीक है, और पर्वत से क्या होता है, जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बह करके अपने साथ अवसाद लेकर के आएंगी और इस द्रोणी में इकट्ठा करती हैं। जिससे क्या हुआ, लंबे समय में द्रोणी जो होती है अवसादों से भर जाती है, जिससे क्या निर्माण होता है, ये आपका मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 2018 के मेंस में यूपी के आया भी हुआ क्वेश्चन है, और जो पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, या फिर बीपीएससी का हो, हर एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। तो परीक्षा की दृष्टि से इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर जो अपना एक नोट जो तैयार करके रखिए। चलिए देख लेते हैं लिखना कैसे आपको इसमें। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में चर्चा होगी, टॉपिक हमारा यही आज है। तो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टक्कर के दौरान एक द्रोणी द्रोणी का निर्माण हुआ, जो प्लीस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपण से भर गया। तो यानी कि मैदानों का निर्माण कब हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में। आपको अगर मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं ऑप्शनल पेपर में, तो वहाँ पे टाइम पीरियड आपको लिखना पड़ेगा कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, प्लेटू का निर्माण कब हुआ था, या फिर किस क्रम की चट्टानें हैं वो कब बनी थी। ऐसे ही मैदानों का निर्माण कब हुआ है, तो उनके टाइम पीरियड को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो प्लेस्टोसीन युग में बना है, ध्यान रखिएगा। ये मैदानों का निर्माण कब हुआ है, प्लेस्टोसीन युग में। नदियों के निक्षेपण से ये भर गए। द्रोणी जो एरिया था, जो गड्ढे का एरिया था, वहाँ पे क्या हुआ, समय के साथ साथ ये निक्षेपण से ये चीज़ें भर गई और मैदानों का निर्माण हुआ। ये कब हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ है, जिससे क्या हुआ, इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखिए उत्पत्ति कैसी यानी हुई है, कैसे उत्पत्ति हुई इनकी, जमाव के कारण। क्यों, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं, उसके जमाव से ही तो इनका उत्पत्ति ही, यानी कि किसकी उत्पत्ति हुई, जो बहुत ही बड़े मैदान हैं भारत में, देखा होगा उत्तर भारत में पूरा फैला हुआ है। अगर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरा सिंध नदी से ले करके और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक जो फैला हुआ उत्तर का जो मैदान है, तो उसकी उत्पत्ति जमाव से हुई है। फिर दूसरा देखते हैं संरचना कैसी इसकी है। तो संरचना की बात करेंगे तो ये संरचना कैसी, इसकी अवसाद है, यानी कि जलोढ़ मृदा से ये निर्मित है। फिर उच्चावच की बात कर लेते हैं तो कैसा है, मंद ढाल, यानी मैदान है। मैदान की खास बात क्या होती है, उसका उच्चावच कैसा होता है, निम्न होता है। चलिए अब हम जो ग्रेट प्लेन्स यानी कि जो उत्तर के जो वृहत मैदान है, इनके हम प्रादेशिक उपभाग करते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, नदियों के आधार पर करते हैं हम। ठीक है, जो पूरे बृहत भाग में फैले हुए मैदान हैं उत्तर के, उनको हम जो प्रादेशिक भागों में बांट सकते हैं। अब वो मुख्य रूप से नदियों के आधार पे हम करते हैं। तो पहला हम जो पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, गंगा का मैदान पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है गंगा का मैदान में क्या आएगा, जो गंगा नदी का क्षेत्र होगा उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, तो इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान को शामिल किया जाएगा। फिर क्या है, ट्रांस गंगा का मैदान। ट्रांस गंगा का मैदान का मतलब गंगा नदी अगर ये बह रही है तो गंगा नदी के बाद का, यानी गंगा नदी के जो पश्चिम का एरिया है वो इस क्षेत्र में शामिल होता है। फिर राजस्थान का मैदान है इसमें। तो हम इन भागों में इनको उपभाग के रूप में बांट सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके कुछ फैक्ट है। फैक्ट में क्या सबसे बड़ी खास बात है कि जो विशाल मैदान का विस्तार है वो कितने एरिया में है, 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। यानी कि जो विशाल मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ तक फैला हुआ है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है।
फिर इसका जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, अगर आप बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात हो रही है तो 3200 किलोमीटर की दूरी तक जो है फैला हुआ है। अगर पाकिस्तान का जो सिंधु क्षेत्र भी ले लिया जाए तो 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन अगर भारतीय क्षेत्र की बात करें तो भारतीय भाग में ये लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 2400 किलोमीटर उत्तर से पूर्व से पश्चिम की लंबाई में फैला हुआ है ये। फिर अगला फैक्ट क्या, गंगा के मैदान को हम अब पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो गंगा का मैदान को जो है एरिया देख लेते कितना होता है, तो 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है ये। तो कुल क्षेत्रफल का जो गंगा का मैदान है वो कितना है, 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसको जो हम 3 लघु उप भू आकृतिक इकाई में बांट सकते हैं, यानी कि इसके भी हम उपभाग कर सकते हैं। पहला उपभाग क्या है, ऊपरी गंगा का मैदान है, फिर दूसरा मध्य गंगा का मैदान है, तीसरा जो है निम्न गंगा का मैदान है, ठीक है। तो कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है मेंस में कि ऊपरी गंगा मैदान के बारे में बताइए, मध्य गंगा मैदान के विस्तार को बताइए, ऐसे भी पूछ सकता है वो। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला हम देख लेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। तो ऊपरी गंगा के मैदान में यह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, यमुना नदी द्वारा पश्चिम में व दक्षिण शिवालिक पहाड़ियों द्वारा जो है उत्तर व 100 किलोमीटर की जो है 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा जो है पूर्व से सीमांकित है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि इसका जो पश्चिमी सीमा है वो क्या है, यमुना नदी, यानी यमुना नदी यहाँ पे होगी, ठीक है, पश्चिम में व दक्षिण में। 2 हिस्सों में, यानी पश्चिम में हो गया ये, पश्चिम में, और ये दक्षिण में हो गया आपका। ये किससे घिरा हुआ है, यहाँ पे यमुना नदी ऐसे फ्लो होती है ऐसे, ठीक है। फिर आगे चल करके हम बात कर लेते हैं इसके उत्तर में क्या है। तो उत्तर में इधर क्या मिलेगा आपको, शिवालिक मिलेगा। तो इधर आपको क्या है, इधर मिल जाएगा आपको शिवालिक। इधर इसका क्या है, शिवालिक हो गया, शिवालिक जो रेंज हो गई। फिर 100 पूर्व में क्या बात कर लेते हैं, यानी पूरब में, यानी इधर होगा पूर्व है ये। तो पूर्व में जो है 100 मीटर की कंटूर रेखा। कंटूर रेखा का मतलब 100 मीटर के जो समान बिंदु मिला के जो रेखा बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 100 मीटर उच्चावच की कंटूर रेखा। कंटूर रेखा मतलब समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने, 100 मीटर माना है हमने, तो 100 मीटर के ऊंचाई वाले जितने भी बिंदु होंगे वहाँ पे हम खींच लेंगे, फिर उन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, जो रेखा बन के आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, 100 मीटर की समोच्च रेखा या फिर कंटूर रेखा बोलते हैं इसको है। तो हमने क्या देखा, ये क्या हो गया आपका ऊपरी गंगा का मैदान आ गया हमारा, ऊपरी गंगा का मैदान हो गया आपका, ऊपरी गंगा मैदान। तो हमने यहाँ पे क्या देख ली, सीमाएं देख ली। पहले बात तो हमको दिखाना पड़ता है कि सीमा यानी कि उसका क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जो पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग जो है किससे, यमुना नदी बनाती है इसकी रेखा। फिर उत्तर में क्या मिलेगा आपको, शिवालिक मिलेगा। फिर पूरब में क्या मिलेगा, 100 मीटर की जो समोच्च रेखा होती है, फिर 100 मीटर की कंटूर रेखा भी हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसका सीमांकन हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा था, यह क्षेत्र जो है यमुना नदी द्वारा पश्चिम व दक्षिण में, शिवालिक पहाड़ी द्वारा उत्तर में, और 100 मीटर के समोच्च रेखा द्वारा पूर्व में सीमांकित है। औसत ढाल की बात करेंगे फिर इसके बाद हम, यानी कि इसका ढाल कितना है। तो यहाँ पे जो ढाल पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 24 सेंटी प्रति किलोमीटर पाया जाता है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा आपका आंसर में, ये सब विशेषताएं जरूर डालनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको रट्टा मार लेना पड़ेगा कि 24 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की ढाल पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर की दूरी में जो है 24 सेंटीमीटर का अंतर आ जाएगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे अगर ऊंचाई जो है मान लो इसकी अगर 12 है, 12.24 सेंटीमीटर का मान लो अगर है, मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि 12 मीटर 24 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऊंचाई अगर है, तो जब हम जैसे से इधर बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो ढाल कम होता रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के बाद ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 24 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर का ढाल पाया जाता है। यानी कि ढाल जो स्लोप है कैसा है, बहुत ही कम है, ठीक है। यह क्षेत्र जो है मुख्यतः कहाँ मिलेगा, गंगा यमुना दोआब, यानी कि गंगा नदी यहाँ पे होगी, यहाँ पे गंगा नदी होगी मुख्य रूप से, और यहाँ पे क्या है, यमुना नदी ऐसे बही रही है। आगे जाकर के इलाहाबाद में गंगा नदी और यमुना नदी आपस में मिल जाती हैं। तो मुख्य रूप से ये यमुना नदी हो गई और गंगा नदी हो गई, इनके बीच दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का। मान लीजिए ऐसे बह रही है, ये नदी गंगा नदी है, ये गंगा नदी हो गई आपकी मान लो, और ये यमुना नदी हो गई। तो इसके जो बीच का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो हुआ बीच का क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है।
तो इसी भाग में फैला हुआ है, यानी ऊपरी गंगा का मैदान जो है मुख्य रूप से यमुना नदी और गंगा नदी के दोआब में फैला हुआ है। रुहेलखंड, ठीक है, तो यहाँ क्षेत्र मुख्यतः गंगा यमुना दोआब रुहेलखंड का क्षेत्र भी आता है कुछ यहाँ पर, तथा कुछ भाग जो है अवध के मैदान का भी आता है। तो कुछ भाग जो है अवध का मैदान का भी इसके अंदर शामिल होता है। यानी ऊपरी गंगा के मैदान में 3 क्षेत्र शामिल है। पहला गंगा यमुना का दोआब शामिल है, दूसरा रुहेलखंड का कुछ क्षेत्र आता है, और तीसरा जो आता है वो अवध के मैदान का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। कौन सा है? ऊपरी गंगा के मैदान की बात हो रही है यहाँ पे। फिर अब हम देख लेते हैं अगले बिंदु को, मध्य गंगा मैदान को देख लेंगे। तो मध्य गंगा मैदान की बात क्या है, खास बात क्या है? तो इसका विस्तार पहले देखेंगे कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और बिहार क्षेत्र में, यानी बिहार के क्षेत्र में 1.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो 1.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इसका विस्तार है। फिर अब सीमाएं देख लेते हैं। तो इसकी उत्तरी सीमा जो है भारत नेपाल सीमा, यानी कि भारत नेपाल सीमा का मतलब उत्तर में क्या है? नेपाल क्षेत्र है। इधर क्या पड़ेगा आपका? नेपाल हो गया आपका। ये मान लो अगर ये क्षेत्र अगर हम बात करते हैं ऐसे, तो इसकी उत्तरी सीमा भारत में नेपाल सीमा मिलेगी। दक्षिणी सीमा जो है इसकी वो 150 मीटर की कंटूर रेखा है। तो दक्षिण में क्या है? 150 मीटर की कंटूर रेखा, यानी कि समोच्च रेखा जिसको बोलते हैं। पश्चिमी सीमा पश्चिम में कौन होगा? जाहिर सी बात है ऊपरी गंगा का मैदान होगा, यानी कि 100 मीटर था ना वहाँ पर, तो 100 मीटर का ये हो गया। इससे पहले हमने ये भी देखा था, यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं अगर, तो ये ऐसे ये यमुना नदी थी, इधर यमुना, इधर यमुना है, इधर यमुना है, और इधर क्या था? शिवालिक था। ठीक है, ये तो देखा था हमने। ये क्या था आपका? ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान। ये हो गया आपका ऊपरी गंगा मैदान हो गया। और इसके बाद क्या आ गया है? मध्य गंगा मैदान आ गया है। मध्य गंगा मैदान आ गया है। ठीक है, ये यहाँ तक तो हमने इसकी भी सीमाओं को देख लिया। अभी हमने यहाँ पे 150 मीटर की दक्षिण में मिलेगी कंटूर रेखा, पश्चिम में 100 मीटर की मिलेगी कंटूर रेखा हो गई, और उत्तर पूर्व में ऊंचाई जो है इसकी 70 मीटर व दक्षिण में 30 मीटर पाई जाती है। यानी कि उसके उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा ऊंचाई का अंतर कितना है? लगभग 70 मीटर के आसपास पाई जाती है ऊंचाई। और जो दक्षिणी भाग इसका है, यहाँ पे क्या है? इसकी 30 मीटर के आसपास जो है इसका क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसके जो पूरब में क्या हो जाएगा आपका? निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा। यानी कि इसके आगे जो होगा वो क्या होगा? निम्न गंगा का मैदान, यानी कि जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आएगा वो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर आगे देख लेते हैं मध्य गंगा के जो उत्तर क्षेत्र का जो सामान्य ढाल है, यानी कि उत्तर क्षेत्र यानी उत्तरी भाग का सामान्य ढाल कितना है? 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। वह दक्षिणी क्षेत्र का ढाल कितना है? 9 से 10, यानी कि लगभग जो है 9 या फिर 10, कुछ भी याद कर लो आप, 9 से 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पाया जाता है। फिर इस जलोढ़ मैदान में जलोढ़ की मोटाई कितनी है? लगभग जो है 1300 से लेकर 1400 मीटर। वह गोरखपुर क्षेत्र में, जहाँ पे गोरखपुर है वहाँ पर जो है लगभग इसकी मोटाई कितनी? 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। यह क्षेत्र जो है अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि ढाल बहुत कम है। ढाल कम होगा तो जाहिर सी बात पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब बाढ़ होती क्या है? जो खड़ा पानी होता है उसी को ही बोलते हैं बाढ़। तो यह अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जो आप देखते भी होंगे जब मानसून का समय आता है तो आपको सुनने में आता होगा कि बिहार में जो है या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं वो। गंगा के अलावा जो है गोमती हो गई, घाघरा हो गई, राप्ती हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, सोन प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की। ये नदियां कैसी हैं? विसर्प मार्ग में चलती हैं। तो हमने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे पेपर 1 में, तो हमने वहाँ पे देखा था कि विसर्प मार्ग क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा विसर्प नदियाँ कौन सी नदियाँ होती हैं। तो विसर्प नदियाँ कौन सी होती है? जो इस तरह से इस मार्ग में ऐसे ऐसे चलती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? विसर्प नदियाँ, यानी कि सांप के जैसे ये चलती हैं ऐसे ऐसे बल खाती हुई, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? विसर्प नदियाँ। तथा गुम्फित नदियाँ हैं। गुम्फित नदियाँ का मतलब उनमें जो नदियाँ मान लो ये ऐसे नदियाँ हैं, ये नदियाँ मान लो ये हैं, तो गुम्फित का मतलब क्या होगा? इनके बीच में क्या है? अवसाद की मात्रा इकट्ठा हो जाती है, यानी कि बीच में टापू जैसे बन जाते हैं।
ठीक है। इन नदियों में क्या बन जाता है, टापू जैसे बन जाते हैं, यानी कि मार्ग में जो है अवसाद इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पानी का बहाव का है रुक जाता है। ठीक है। पानी यानी कि पानी में बाधा के रूप में जो है ये दिखाई देते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, गुम्फित नदियां, जिनमें यानी कि इस तरह के जो द्वीप पाए जाते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं इनको। फिर आगे क्या है, ये अपना मार्ग जो है परिवर्तित करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्ग में जो क्या है, अगर अवरुद्ध हो जाएगा तो जाहिर सी बात, ये पहले ऐसे बह रही होगी तो हो सकता है कि आगे चल के ऐसे बहना स्टार्ट हो जाए वो। ठीक है। क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती रहती हैं, उसका कारण यही है, गुम्फित नदियां होने के कारण ये जो है अपना मार्ग बदलती रहती हैं। तो ये हमने देख लिया। जिससे अब मार्ग बदलेंगे तो क्या होगा, इससे बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में नदियां नहीं होती वहाँ पे क्या होते हैं, लोग निवास करते हैं, वहाँ पे लोग अपना मकान बना लेते हैं। लेकिन जब नदी अपना मार्ग बदलेगी तो वहाँ पे उन क्षेत्रों में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा भी होगा। क्योंकि कोसी नदी जो है अपना मार्ग जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि कोसी नदी निकलती कहाँ से, नेपाल से जाती है। और नेपाल की जो शिवालिक पहाड़ियों से वो निकलती है, जिसकी, और आपने पढ़ा है अभी इससे पहले वाले वीडियो में, शिवालिक पहाड़ी जो बने हैं किससे बने हैं, असंगठित पदार्थों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं वो, असंगठित, यानी कि उनके जो पदार्थ हैं वो आपस में जुड़े बहुत कम हैं, असंगठित पदार्थों से बने हुए हैं। तो पानी जब बहता है तेजी से तो वो असंगठित पदार्थ जो होते हैं नदी के साथ आ जाते हैं, नदी के पानी में। और जैसे ही जो पर्वत के ढाल से उतर करके जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में गिरती है नदी, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा अपने साथ अवसाद लेकर के आएगी वो। ठीक है। और जिससे क्या होगा, नदी में वो इकट्ठा हो जाएगा। अब नदी में अगर अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा तो पानी का फ्लो क्या होगा, बह बह नहीं पाएगा। तो क्या करेगी, जो पानी होगी वो अपना मार्ग जो तटबंध होता है, नदी का तटबंध होता है, उसको तोड़ करके जो है, नदी के तटबंध को तोड़ करके जो है दूसरी ओर बहने लगता है। जिससे क्या हुआ, नदी अपना मार्ग जो है वो परिवर्तित कर लेगी कुछ समय के बाद। तो इसीलिए जो है बिहार में जो नदी है, कोसी नदी है, उसको बिहार का शोक माना जाता है। क्योंकि वो अपना नदी मार्ग को बहुत ही अधिक परिवर्तित करती रहती है वो। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं निम्न गंगा का मैदान। तो निम्न गंगा का मैदान क्या है, तो जिसका इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो 81,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी कि जो गंगा का जो निम्न मैदान का विस्तार है वो कितना क्षेत्र है, 81,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मुख्यतः कहाँ मिलेगा, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में, लेकिन दार्जिलिंग जनपद को छोड़ के, क्योंकि दार्जिलिंग तो जो है उत्तर में है, ये पहाड़ी क्षेत्र है ये। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र है किसका, पश्चिम बंगाल का, वहां पे इसका विस्तार पाया जाएगा मुख्य रूप से। चलिए आगे, तथा बिहार के किशनगंज जनपद पर विस्तृत है। जो कि बिहार का किशनगंज है वो भी जो है निम्न गंगा के मैदान में ही शामिल है। इसके 2/3 भाग पर, जो इसका टोटल जो क्षेत्र है निम्न गंगा का मैदान का, उसके 2/3 भाग पर जो है डेल्टा का विस्तार पाया जाता है। आपने देखा भी होगा, जो सुंदरबन का डेल्टा एरिया है वो इसी क्षेत्र में है वो। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बहुत ही बड़े आकार का है। यानी कि इसकी जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 20 से 50 मीटर केवल। सोचिए, यानी समुद्र है उससे, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है, केवल 20 से 50 मीटर की ही ऊंचाई है। इसमें ढाल प्रवणता कितनी है, 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर केवल 2 से 5 ही सेंटीमीटर का अंतर आता है। तो ढाल बहुत ही कम है। इस प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है लगभग कैसा है, सपाट मैदान है, क्योंकि ढाल बिल्कुल है ही नहीं। तो ढाल ना होने की वजह से जो इसका जो मैदान है वो कैसा है, सपाट मैदान है, जिसमें ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व कम होती है। यानी पश्चिम ऊंचा भाग है और पूर्व नीचा भाग है, तभी तो पश्चिम से पूर्व जो है गंगा नदी बहती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि ऊंचाई के अनुसार दिखा देते हैं एक बार कि कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व है ये। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, रुड़की की ऊंचाई कितनी, 274 मीटर की है। दिल्ली में आएंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी समुद्र तल से हो जाएगी, 216 मीटर हो जाएगी। मेरठ में पहुंचेंगे तो 212 मीटर है। अलीगढ़ की बात करते हैं तो 187 मीटर की ऊंचाई पर है वो, समुद्र तल से ऊंचाई है सारी ये।
आगरा में 169 है, हरदोई में 142 है, कानपुर में 126 है, लखनऊ में 111 है, इलाहाबाद आते आते 98 हो जाती है, वाराणसी में 76 है, पटना में 53 है, भागलपुर में 49 है, कोलकाता में केवल 6 मीटर हो जाती है, और सागर द्वीप जो है तो वहाँ पे ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि ऊंचाई जो है घट रही है, यानी कि यहाँ पे ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है 3 मीटर है, जो कि सागर द्वीप है। और यहाँ रुड़की में जो है इसकी ऊंचाई कितनी थी 274 मीटर थी। ठीक है, ऐसे दिल्ली यहाँ पे पड़ेगा तो दिल्ली में 216 मीटर की ऊंचाई है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम पश्चिम है ना ये हिस्सा, ये हिस्सा कौन सा है, पूर्वी हिस्सा है। तो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो ऊंचाई में क्या अंतर आ रहा है, गिरावट आ रही है। चलिए अब हमने देख लिया गंगा के मैदान को देख लिया। तो हमने गंगा के मैदान में 3 उपभाग किए। पहला उपभाग क्या हुआ, ऊपरी गंगा मैदान, ये हो गया आपका ऊपरी गंगा मैदान। फिर दूसरा भाग कौन सा आया था, मध्य का आया था, मध्य गंगा मैदान देख लिया हमने इसमें। फिर अगला क्या देखा हमने, निम्न का देख लिया, निम्न गंगा मैदान। ठीक है, तो ये 3 मैदान को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इधर जो पूर्व में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को हम देखेंगे। चलिए ब्रह्मपुत्र के मैदान को देख लेते हैं। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ फैला है, असम घाटी क्षेत्र में। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है, ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं असम घाटी। ठीक है, क्योंकि असम क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। तो जैसे इधर गंगा और गंगा की सहायक नदियों में गंगा के मैदान का निर्माण किया है, ऐसे ही क्या है इधर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती है, तो ब्रह्मपुत्र और साथ में इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो हैं उसने क्या असम घाटी या फिर असम के मैदान का निर्माण किया हुआ है। और ये भी कैसा निर्माण है, जलोढ़ निक्षेप से ही हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ जलोढ़ की मोटाई की खास बात कितनी है, 1200 मीटर से 1500 मीटर तक इसकी मोटाई है। यहाँ पे यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है उसकी मोटाई कितनी है, 1200 से 1500 मीटर। पूर्व में इसके यानी कि पूरब में सदिया से पश्चिम में धुबरी तक जो है लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो यहाँ पे सदिया है, सदिया स्थान का नाम है सदिया, और पश्चिम में यहाँ पे है धुबरी। ठीक है, धुबरी, यानी इनके बीच की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर का क्षेत्र है ये, इसकी लंबाई हो गई। और चौड़ाई यानी मैदान की कितनी है, चौड़ाई की बात करते हैं, ये चौड़ाई, तो चौड़ाई लगभग कितनी है, 80 किलोमीटर है। यानी कि पूरब में जो सदिया से लेकर के पश्चिम में धुबरी तक जो इस मैदान की लंबाई है वो 720 हो गई, और चौड़ाई कितनी होगी, 80 किलोमीटर जो है ये चौड़ा मैदान है। ठीक है, यह जो है इसका एरिया कितना है, 56,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इसका एरिया कितना हो गया, 56,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 5,60,000 नहीं, 56,000 नहीं, 56,000 यानी 50,000, 56,000 ही लिखा हुआ है ये, हाँ ठीक है। तो 56,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। इसका सीमांकन की बात करते हैं, इसका हम निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसका सीमांकन जो है 150 मीटर कंटूर से होता है। यानी कि ठीक है, 150 मीटर की जो समोच्च रेखा होती है उसका इसका जो है सीमांकन करते हैं। घाटी की जो सामान्य ऊंचाई जो है पूरब से जो है 130 मीटर व पश्चिम में जो है 120 मीटर पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं पूरब में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 130 मीटर है ऊंचाई, और पश्चिमी हिस्से में इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 मीटर। जैसे सदिया में दिखाया गया है कितनी ऊंचाई है, 130 मीटर है। डिब्रूगढ़ में कितनी, 105 है। शिव सागर में 97 मीटर है। जोरहाट में 87 मीटर है। तेजपुर में 79 मीटर है। गुवाहाटी में 55 मीटर है। धुबरी में कितनी है, 34 मीटर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, कुछ प्रमुख ऊंचाइयों को देख लिया। फिर इसका औसत ढाल कितना है, तो 8 से लेकर 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पाया जाता है। तो ढाल कितना हो गया, 8 से लेकर 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है नंबर 2, यानी जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है सदिया धुबरी, यानी सादिया से धुबरी से जुड़ा हुआ है। यानी ये क्षेत्र जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है नंबर 2 जो सादिया धुबरी है उससे जुड़ा हुआ है। और ये जलमार्ग कहाँ होगा, जाहिर सी बात ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ये बह रही है तो यहाँ पे एक स्थान है आपका सदिया, और यहाँ पर एक स्थान का नाम है धुबरी। ठीक है,
इसी को क्या बोला गया, घोषित किया गया है, इसे बोला गया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 2। ठीक है, NW यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ये। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, सादिया से लेकर के धुबरी तक। इसको हम फिर से दोबारा भी पढ़ेंगे, कब, जब हम पढ़ेंगे जलमार्ग को, पढ़ेंगे नदी जलमार्ग को, वहाँ पे हम दोबारा भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे ये देख समझ लीजिए कि सादिया से लेकर धुबरी तक जो है जलमार्ग है, उसको नेशनल वाटरवे नंबर 2 बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है अत्यधिक गुम्फित नदी है। आप गुम्फित नदी का मतलब समझ गए होंगे, उसके अंदर यानी कि नदी में अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा में होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैसी है, अत्यधिक गुम्फित नदी है। मझौली द्वीप जो है, मझौली द्वीप जो इसी में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 929 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, वो बहुत ही अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ से पीटी के लिए भी आप फैक्ट याद कर लीजिए कि ब्रह्मपुत्र का जो मझौली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी नदी के अंदर पाया जाने वाला द्वीप जो है सबसे बड़ा, वो विश्व में कहाँ पाया जाता है, भारत में स्थित है। ठीक है, और मझौली द्वीप कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा नदी में है। आगे देख लेते हैं ट्रांस मैदान। अब ट्रांस मैदान हमने बताया क्या, जो ऐसा मैदान जो गंगा मैदान के उधर का है, पश्चिम का भाग है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस मैदान। ठीक है, तो इसका फायदा, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पंजाब हरियाणा मैदान, क्योंकि ये मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जिलों में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सतलुज है, व्यास, रावी नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुई है। तो आपको पता है पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ये नदियाँ निकलती हैं। सतलुज वहाँ पाई जाती है, व्यास और रावी नदी क्षेत्र है। ठीक है, और वहाँ पे जो है इन नदियों के निक्षेपण से जो है, जलोढ़ निक्षेप से जो इन मैदान का निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल देख लेते कितना है, 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 200 से लेकर 300 मीटर के मध्य है, यानी कि उसका जो मैदान का उच्चावच है वो 200 से लेकर 300 मीटर के मध्य है। पूर्व में दिल्ली कटक इसे क्या करता है, गंगा मैदान से अलग करती है, यानी जो दिल्ली रिज है। ठीक है, दिल्ली रिज इससे क्या करते हैं, गंगा मैदान से अलग करते हैं, यानी दिल्ली रिज के इधर का क्षेत्र जो होगा वो गंगा मैदान कहलाएगा, और दिल्ली रिज के इधर का क्षेत्र जो होगा वो ट्रांस मैदान कहलाएगा, ट्रांस मैदान। तो दिल्ली रिज जो है ये इसको अलग करती है। पंजाब हरियाणा मैदान को निम्न उपभागों में बांटा सकता है, हम यानी कि अब इनको भी उपभागों में बांटेंगे, यानी कि पंजाब और हरियाणा यानी ट्रांस मैदान के उपभाग करेंगे हम। तो पहला उपभाग कौन सा है, बारी दोआब, बारी दोआब। तो इसका दूसरा, इसको कैसे बोलते हैं, व्यास व रावी के दोआब भी बोलते हैं, यानी कि व्यास नदी और रावी नदी के जो बीच का क्षेत्र होगा, यानी कि व्यास नदी है, ये रावी नदी है मान लो, तो इनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, बारी दोआब बोलेंगे। फिर दूसरा है बिष्ट दोआब। ठीक है, तो व्यास व सतलुज के दोआब, यानी कि व्यास नदी और सतलुज नदी अगर होगी तो उसके बीच को दोआब को क्या बोलेंगे हम, बिष्ट दोआब बोलेंगे। फिर रेचना दोआब, तो रावी नदी और चेनाब नदी के जो बीच का क्षेत्र होगा, रावी नदी होगी, चेनाब नदी होगी, तो उसके बीच का क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, रेचना दोआब बोलेंगे। फिर अगला आपका है सिंध सागर दोआब, तो सिंध सागर दोआब जो है सतलुज और व्यास नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं। फिर छाछ दोआब, तो चेनाब नदी व झेलम नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं छाछ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनको हम नदियों के आधार पे जो है इनको हमने दोबारा इसको डिवाइड किया है, नहीं इसके उपभाग किए हैं। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं राजस्थान का मैदान। तो अब हम देखेंगे राजस्थान के जो एरिया में फैला हुआ मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैदान। तो यह कहाँ पे फैला हुआ है, यह फैला हुआ है, यह अरावली पर्वत के पश्चिम स्थित, तो अरावली क्षेत्र है, अरावली है इसके पश्चिम, यह अरावली पर्वत के पश्चिम स्थित मरुस्थली, यानी कि इधर का क्षेत्र कैसा है, मरुस्थली है, तथा बांगड़ का क्षेत्र है। ठीक है, यह लगभग 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, यानी कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 100 से 200 मीटर है। तो औसत ऊंचाई इस मैदान की कितनी हो गई, राजस्थान के मैदान की 100 से 200 मीटर हो गई। निचली लूनी घाटी, ठीक है, निचली जो लूनी नदी है, तो यानी कि लूनी घाटी में 20 मीटर ऊंचाई इसकी है।
यहाँ पर अनेक खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर झील हो गई, डिडवाना झील हो गई इत्यादि पाई जाती हैं। ये तो आपने पढ़ा भी होगा पीटी के फैक्ट में भी, ठीक है। राजस्थान का मैदान जो है का बड़ा भाग जो है बालू के स्तूप से ढका हुआ है। आपको पता है कि वहाँ पर क्या है, बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ पे बलुआ हवाएं चलती हैं, यानी हवा में रेत उड़ती है, तो इससे क्या हो जाता है, बालू के स्तूप बन जाते हैं, टिब्बे बन जाते हैं इनको, ठीक है। बालू उसके स्तूप बोलते हैं, टिब्बे बोलते हैं। तो मैदान का यानी राजस्थान के जो मैदान का बड़ा भाग जो है बालू के स्तूप से ढका हुआ है। जहाँ क्या है, दक्षिण पश्चिमी भाग में, यानी कि जो वहाँ के दक्षिण पश्चिमी भाग में अनुदैर्ध्य व पूर्वी उत्तर भाग में बरखान व अनुप्रस्थ बालू के स्तूप हैं, ठीक है। तो हमने जब पढ़ाया था आपको वायु से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ, तो वहाँ पे आपको हमने पढ़ाया था कि कैसे अनुदैर्ध्य बनते हैं, कैसे बरखान बनते हैं, कैसे अनुप्रस्थ बनते हैं, वहाँ वाले वीडियो में हमने देखा था इसको। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे हमने आपको पूरा बताया था इसके बारे में। चलिए, इन जो स्तूपों की जो औसत ऊंचाई है वो क्या है, 50 से 100 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। यानी कि जो स्तूप बनते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी, 50 से ले करके जो है 100 मीटर की ऊंचाई है। राजस्थान मैदान का जो सामान्य ढाल है वो क्या है, उत्तर पूर्व से क्या है, किधर की ओर है, दक्षिण पश्चिम है। तो ये ढाल दे रखा है कि जो राजस्थान का जो मैदान है उसका ढाल जो है उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व से ले करके दक्षिण पश्चिम, यानी इस एरिया के अगर ढाल की बात करते हैं, अगर मान लो तो ये ढाल ऐसा है, ठीक है। तो ये नदियाँ होती हैं वो किधर की ओर जाएंगी, अरब सागर की तरफ जाएंगी, लेकिन अरब सागर में गिरती नहीं है क्योंकि बारिश इतनी कम होती है कि वो मैदानी क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो जलोढ़ होती है उनकी विशेषताओं के आधार पर जो है मैदान को जो है हम कुछ विशिष्ट भागों में हम बांट सकते हैं। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उनकी जो है विशेषता, यानी कि विशेषताएं होती है धरातली प्रवणता, यानी कि जो ढाल होता है, और अपवाहिका के क्षेत्रीय लक्षणों के आधार पर जो है इस विशाल मैदान को जो है निम्न लघु इकाई में बांट सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जलोढ़क की विशेषताओं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसकी विशेषताओं धरातलीय प्रवणता तथा अपवाह वाहिका के क्षेत्रीय लक्षणों के आधार पर इस विशाल मैदान को निम्न लघु इकाई में बांटते हैं। तो पहला कौन सा है, भाभर का मैदान, ठीक है, नाम याद रखिएगा भाभर। और दूसरा क्या है, तराई का मैदान, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, बांगड़ मैदान, फिर खादर मैदान, फिर डेल्टा के मैदान, फिर चोह, फिर अगला क्या रेह। तो ये इन मुख्य रूप से हम बांटते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि एक एक करके कि खादर के मैदान क्या है, बांगड़ क्या है, ये सब चीज़ों को। ये आपको जो ऑप्शनल वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जीएस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उनके एग्जाम में भी ये सब आता है, ठीक है। तो जीएस का भी पार्ट है ये। तो पहले समझ लेते हैं भाभर का मैदान क्या होता है। अब देखिए, मान लो ये उत्तर में हिमालय है तो सबसे इधर क्या मिलेगा आपको, शिवालिक मिलेगा ना, सबसे दक्षिण में, ठीक है। शिवालिक हो गया श्रेणी, ये क्या हो गया, मध्य हिमालय हो गया, ये क्या हो गया, बृहत हिमालय हो गया। इधर क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे आपको, ठीक है। अब जब नदियां जो हैं शिवालिक श्रेणी से सीधे जब ऊंचाई से अचानक से गिर करके मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से आ रही हैं तो इनका जो ढाल होगा कैसा होगा, खड़ा होगा, क्योंकि पर्वत के सहारे आ रहे हैं ये, तो इनका ढाल बहुत ही अधिक क्या होगा, खड़ा होगा। मान लो अगर इसको ऐसे देखें हम, तो मान लो कोई नदी अगर ऐसे आएगी और ये नीचे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, मैदान क्षेत्र है, ये मैदान है, ठीक है। अब ऊपर से कोई नदी अगर आएगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह सब लेकर के आएगी, क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है। क्यों ताकत है, क्योंकि ढाल जो है कैसा खड़ा है। लेकिन जैसे ही नीचे आएगी वो, मैदान कैसे होते हैं, सपाट होते हैं एकदम है, ढाल कैसा हो गया, मंद ढाल हो गया, बिल्कुल पानी का वेग है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसका वेग अगर धीमा हो जाएगा तो आपने देखा होगा अगर पानी खूब तेजी से बह रहा होता तो चाहे कुछ भी बड़े से बड़ा सामान होता है उसको बहा के ले जाता है। लेकिन अगर जैसे शांत जल है, यानी कि ढाल कैसा है, मंद है, तो वो उसकी जो पानी की गति कम हो जाती है। तो पानी की गति कम होने से जो है बड़े सामान को आगे ले आने में वो सक्षम नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो बड़े बड़े कण होंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, वहीं पे छोड़ देगा वो,
ठीक है, यहीं पे वो गिरा देगा। इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, मैदान। इसी क्षेत्र को बोलेंगे मैदान के, जो इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं भाभर मैदान। तो समझ गए होंगे भाभर का मैदान क्या हो गया। अब कैसे लिखना है देख लीजिए आप। यह शिवालय के गिरिपाद, गिरिपाद मतलब फुट हिल्स, यानी कि जो पर्वत है कोई, तो जो ये नीचे का एकदम बिल्कुल सटा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं गिरिपाद, गिरिपाद। ठीक है, यानी कि गिरि माने होता है पर्वत और पाद का मतलब पैर, तो पर्वत का यानी कि पैर समझो है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे वो खड़ा हुआ है। तो यह शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की तक, तो आपको पता है कि ये ऐसे फैले हुए हैं ना शिवालिक, तो इधर पश्चिम होगा, इधर से पूर्व होगा, तो पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए हैं। सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है ये क्षेत्र, जो शिवालिक का क्षेत्र है, सिंधु से लेकर के, सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसकी जो औसत चौड़ाई कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि जो भाभर का मैदान है वो इसी जो है, यहाँ पे मान लो सिंधु नदी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी, तीस्ता नदी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर कर ये पूरा ये क्षेत्र फैला हुआ है जो पर्वत के गिरिपाद के सहारे सहारे। ठीक है, ये सहारे सहारे हो गया। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया आपका, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो है 8 से लेकर के 16 मीटर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो ये पट्टी है, यानी जो पट्टी आपको दिख रही है चौड़ाई की, इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के क्षेत्र की पट्टी में फैला हुआ है। इस भाग में क्या है, कंकड़ हो गए, बजरी हो गए, गोलाश मतलब गोले बड़े बड़े जो होते हैं, वह चट्टानी खंडों की क्या होती है, प्रधानता पाई जाती है, यानी कि उनकी अधिकता होती है। अब देखिए, अगर मान लो बड़े बड़े आकार के कण रखे हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं एक ही क्षेत्र में ये, ठीक है, ये एक ही क्षेत्र में पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के कण हैं, तो इससे होता क्या, जो इनके पानी जो होता है इनके अंदर चला जाता है, यानी कि इनके अंदर प्रविष्ट करके चला जाता है, तो ऊपर दिखाई देगा केवल पत्थर दिखाई देंगे, और उनके नीचे नीचे क्या होता है, पानी होता है। तो इसी चीज को बोलते हैं अधिक सरंध्रता। सरंध्रता का मतलब बड़े बड़े छेद हैं। ठीक है, तो बड़ा पत्थर होगा तो उसके बाद दूसरा जो बड़ा पत्थर होगा, तो उनके बीच में जो है बड़े छेद होंगे, तो पानी सारा इसके अंदर से चलाता है, नीचे चलाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, अधिक सरंध्रता होने के कारण इसमें सरिताएं क्या विलुप्त हो जाती हैं। सरिता मतलब नदी। ठीक है, सरिताएं मतलब क्या होता है, नदी। तो सरिताएं लुप्त हो जाती हैं, यानी कि चली गई। क्यों? क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो आपको पानी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सारा पानी है वो पत्थरों के नीचे चला जाता है वो। यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जाहिर सी बात नहीं होगी, कृषि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि चट्टानी एरिया है, यहाँ पत्थर वगैरह पड़े हैं, तो खेती तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, यह कृषि जो है, यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, तथा वनस्पति का अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी नहीं तो वनस्पति कहाँ से उगेगी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया क्या, हमने देख लिया भाभर का मैदान, तो नाम याद रखिएगा भाभर। अगला आपका क्या है, तराई का मैदान। ठीक है, तो आपको फिर से समझते हैं। देखो ये मान लो का पर्वत है, तो पहले हमने अभी क्या देख लिया, हमने पहले देख लिया ये कौन सा है मैदान, भाभर का मैदान। ये हो गया भाभर। अब भाभर के भी दक्षिण में, ये पट्टी आएगी दक्षिण में, इसी को बोलेंगे तराई का मैदान। ठीक है, अब देखिए जो नदियाँ यहाँ से ऊपर से आ रही थी, यहाँ बड़े बड़े पत्थर डाल दिए उसने यहाँ पर पूरे। अब नदी यहाँ पे विलुप्त हो गई, लेकिन कुछ दूरी के बाद जो है, यहाँ पर जहाँ पे पत्थर नहीं है वहाँ पे क्या है, पानी वापस सतह पर, धरातल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया कैसा हो जाएगा, दलदली एरिया हो जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ के एरिया में फैल जाएगा। ठीक है, तो भाभर के दक्षिण में जो है तराई एरिया की पट्टी पाई जाती है, तराई क्षेत्र की यानी तराई मैदान की पट्टी पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे लिखते हैं। भाभर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र है, जिसे तराई कहते हैं। यहाँ भाभर क्षेत्र की लुप्त नदियाँ जो हैं पुनः सतह पर क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पत्थर तो है नहीं, तो दिखाई देने लगेंगी नदियाँ। ढाल पर नदियाँ मंद होने का कारण, यानी कि लेकिन ढाल जो है बहुत मंद है, इनका जल क्या है, धरातल पर फैल जाता है, जिससे क्या होता है, इसके अधिकतर भागों में दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। पानी फैल जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, वनस्पति वगैरह सड़ेगी, गलेगी वहाँ पर, तो दलदल बन जाएगा। अत्यधिक नमी व मृदा की उपलब्धता के कारण यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी भी है, पानी भी है, और चाहिए पेड़ों को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पे वन पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, सघन, यानी कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
किंतु दलदली भागों के कारण क्या है, मलेरिया इत्यादि की प्रधानता पाई जाती है। आपको पता है जो मलेरिया, डेंगू, ये जो मच्छर होते हैं कहाँ पनपते हैं, यहाँ पानी, साफ पानी उपलब्ध होता है। तो यहाँ का पानी कैसा, साफ पानी है, ठीक है, मीठा पानी है, साफ पानी है, जिससे क्या होगा, इन क्षेत्रों में मलेरिया इत्यादि की जो है प्रधानता पाई जाएगी। तराई प्रदेश के अधिकतर वनों को काट कर, यानी कि इस क्षेत्र में जो है पेड़ पौधे जो होते हैं उनको लोग, मानव ने काटा है, काट कर कृषि भूमि का क्या किया है, विस्तार किया गया है, ठीक है, जिससे वन कटाव के साथ साथ जैव विविधता में कमी व मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर पेड़ नहीं होंगे तो मृदा अपरदन भी होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, तराई के मैदानों को भी देख लिया। अब अगला क्या आएगा, बांगर, ठीक है। तो बांगर क्या होता है, बांगर पहले आप समझिए, ठीक है। बांगर जैसे अभी कोई नदी मतलब बह रही है ये, ठीक है, एक नदी हम बना देते हैं, मान लो गंगा नदी मान लो बहा देते हैं ये, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी मान लो सपोज दैट ये, तो गंगा नदी, देखिए आपको पता है मानसून में ज़्यादा बारिश होती तो गंगा नदी में ज़्यादा मात्रा में पानी आने से ये ओवरफ्लो कर जाएगी, यानी कि इसका पानी यहाँ तक फैल जाएगा। इसको हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं। तो मान लो ये पानी यहाँ तक फैल जाएगा, कब, मानसून के टाइम पे, यानी जब ज़्यादा बारिश होगी। वैसे नॉर्मल टाइम में गंगा का नदी का पानी यहाँ तक रहेगा, लेकिन जब मानसून के टाइम पे पानी यहाँ तक फैल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जब, यानी कि यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाढ़ प्रभावित हो जाएगा। ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ये गंगा नदी के आसपास, यानी कोई भी नदी अगर होगी उसमें पानी की ज़्यादा आएगा तो वो अपने तटबंध से बाहर फैल जाएगा और आसपास के क्षेत्र में वो खड़ा हो जाएगा और बाढ़ का निर्माण करेगा, यानी बाढ़ आएगी उस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हर साल बाढ़ आएगी। तो हर साल बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आती है तो एक खास बात क्या है उसकी, वो नया अवसाद, यानी कि नई मिट्टी को ला के यहाँ पे छोड़ देता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जहाँ पे नई मिट्टी आएगी उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका खादर, जहाँ हर साल बाढ़ आती है, ठीक है। फिर इसके बाहर का क्षेत्र मान लो, इसके बाद का क्षेत्र नहीं, इसके बाहर का क्षेत्र नहीं, ये वाला क्षेत्र मान लो, ये क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे बाढ़ आती है, बहुत कम आती है, लेकिन कभी 10 साल के बाद एक बाढ़ आ गई, 10 साल, 8 साल, 15 साल, यानी कि नियमित बाढ़ नहीं है, यानी बहुत समय बाद आती। तो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, पुरानी होगी ना। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, इस वाली मिट्टी के कंपेयर में ये मिट्टी कैसी होगी, पुरानी होगी, ठीक है। तो इस पुरानी वाली मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाग कैसा, ऊंचा भाग है ना, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तभी तो यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है दोनों में अंतर। अब आप समझ जाएंगे दोनों, बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है, बस समझ ली गए होंगे आप। तो यही लिखा हुआ, यह पुराने जो जलोढ़ मैदान हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने से क्या, यहाँ बाढ़ की प्रधानता कम पाई जाती है, ठीक है। ये खादर से जो है 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। तो अगर मान लो नदी ये हो गई, उसके बाद खादर का मैदान ये हो गया, तो उसके बाद का जो क्षेत्र होगा ये होगा बांगर, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग इससे जो है 5 से लेकर 3 मीटर तक अधिक होती है। इससे क्या होता है, पानी इस क्षेत्र का यहाँ पे नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया खादर के बांगर के बारे में। अब देख लेते हैं खादर के बारे में, देख लेते हैं। तो ये नवीन जलोढ़ मैदान है, क्यों, क्योंकि हर साल यहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आती है। ये नदी घाटी से संलग्न क्षेत्र, यानी कि उसके साथ साथ का क्षेत्र है, होने से लगभग हर साल बाढ़ आती रहती है, जिससे क्या होता है, अवसाद की जो है नई परत जमा होती है वह इनकी उर्वरता, अब नई मिट्टी आएगी तो क्या होगी, फर्टाइल होगी ना, बहुत उर्वरक होगी। तो वही लिखा है, इनकी उर्वरकता जो है बनी रहती है। इनकी उत्पादकता जो है बांगर की तुलना में अधिक है। उत्पादकता क्यों अधिक है, क्योंकि आपको पता है हर साल नई मिट्टी आएगी, जिससे जो है ये ज़्यादा फर्टाइल होगा क्षेत्र। अगला देख लेते हैं डेल्टा मैदान। अब डेल्टा मैदान क्या होगा, जहाँ पे नदी जो है समुद्र से मिलती है। मान लीजिए क्षेत्र, मान लो ये गंगा नदी आई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे समुद्र हो गया, यानी कि बंगाल की खाड़ी हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। तो यहाँ पे जब मिलेगी आकर के, तो अपना सारा यहाँ पे मिट्टी जितना होगा, अवसाद होगा, वो इकट्ठा कर देगी ऐसे, तो ये बन जाता है क्या, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का मैदान क्या होता है, जो डेल्टा से बनने वाली निक्षेपण से जो भूमि बनेगी उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा का मैदान। तो यह खादर मैदान का ही विस्तार है।
यह मुख्यतः क्या है, निम्न गंगा मैदान क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सिल्ट व क्ले की प्रधानता है। यानी सिल्ट और क्ले क्या होते हैं, बहुत ही बारीक आकार के जो कण होते हैं, बहुत ही बारीक सूक्ष्म आकार के कण होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिल्ट और क्ले। कभी इसको अगर आपको देखना है कभी तो जाइए किसी तालाब में और उसके नीचे की मिट्टी को निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा सिल्ट और क्ले। ठीक है, यहाँ के क्या है, उच्च भूमि भागों को चार, जो ऊंचा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, चार, तथा दलदली निचले भागों को क्या बोलते हैं, बिल। ठीक है, तो जो ये डेल्टाई क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो ऊंचे भाग होते हैं उनको चार बोलते हैं, और जो निचले दलदली भाग होते हैं उनको बिल कहा जाता है। यह अत्यधिक बाढ़ प्रभावित व उपजाऊ मैदान है। अब जाहिर सी बात है, बाढ़ तो आनी ही है, क्यों, क्योंकि हर साल इतने ये निचले होते हैं, निचले हिस्से में होते हैं, इसलिए जो है बाढ़ का पानी यहाँ पे आ जाता है। और ज़्यादा बाढ़ आएगी तो मैदान कैसे होंगे, उपजाऊ होंगे, क्यों, क्योंकि हर बार जितनी बार बाढ़ आएगी नई मिट्टी आएगी, उससे जो है मृदा की उर्वरकता जो है बनी रहेगी। अगला क्या है, अगला जो होता है चो या फिर चोपस बोलते हैं उसको। ठीक है, चो या चोपस, ये क्या है, जो ट्रांस मैदान अथवा पंजाब मैदान जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर। ठीक है, शिवालिक गिरिपात पर, जो शिवालिक गिरिपात से यानी संलग्न है, यानी कि शिवालिक मान लो ये है, शिवालिक है, पर्वत श्रेणी है, तो इसके यहाँ पे जो पंजाब वाला क्षेत्र हो गया पंजाब मैदान का, तो इस जो गिरिपात से जो संलग्न क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, अनेक छोटी छोटी सरिताओं ने, यानी बहुत जो छोटी छोटी नदियों ने अवनालिका अपर्दन किया है, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी का क्या किया, अवनालिका अपर्दन कर दिया है। इन्हीं घाटी को क्या बोलते हैं, पंजाब के होशियारपुर में क्या बोलते हैं, चो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार की जो अवनालिका अपर्दित क्षेत्र की चंबल नदी के उत्तर पूर्वी भाग में बीहड़ के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखी होगी, जिन लोगों ने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो उनको पता होगा, चंबल नदी घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पे चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। वो कैसे दिखते हैं, अगर आपको देखना है कि कैसे दिखते हैं चंबल के बीहड़, तो आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो आपको वहाँ फोटो आपको मिल जाएगी उसकी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अगला क्या है, रेह। तो रेह क्या होते हैं, उत्तरी भारत के वृहत मैदान के अनेक भागों में लवणीकरण की क्रिया से प्रभावित हैं। इन्हें ही रेह या कल्लर कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, देखो, जहाँ पे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, यानी कि पानी का भराव रहता है, यानी जल भराव की स्थिति होती है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है वहाँ पर रेह की। कैसे होती है, मान लो कोई ये खेत है, ठीक है, और खेत का ये हिस्सा अगर मान लो निचला है, ऐसे मान लो बना हुआ है खेत ये, तो जब कभी भी सिंचाई होती है तो पानी यहाँ पे आके भर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पानी भरेगा कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए भरेगा पानी ये। ठीक है, खेत बराबर नहीं है इसका मतलब। तो जब अल्प समय के लिए पानी भरेगा तो केशिका क्रिया के माध्यम से, यानी केशिका क्रिया के माध्यम से जो है ये पानी पहले जाएगा नीचे, जमीन के नीचे जाएगा थोड़ा, फिर यहाँ के जो लवण होंगे वो घुलेंगे। ठीक है, और फिर लवण घुल करके ये सतह पे आ जाएंगे। अब लवण सतह पे आ जाएंगे, यहाँ पे पानी में घुल जाएंगे, इस वाले पानी में। फिर क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, ये पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि इसका वाष्पोत्सर्जन हो गया। तो वाष्पीकृत जब हो जाएगा पानी ये, तो यहाँ पे बचेगा क्या, जो कण होंगे केवल, यानी कि जो जो केवल जो नीचे से लवण आएगा, पानी तो उड़ गया, तो पानी उड़ जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे क्या, केवल कण बचेंगे, छोटे छोटे लवण। ठीक है, लवण बचेंगे, तो इससे क्या हुआ, पानी उड़ गया और ये बचेगा, लवण की एक परत बन जाएगी एक यहाँ पर। ठीक है, अब ये परत ऐसी होती है जिससे क्या हो, भूमि क्या है, बंजर हो जाती है। इसमें खेती करेंगे आप तो खेती अच्छे से नहीं होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेह या फिर कलर बोलते हैं, यानी कि वाइट कलर की लेयर बन जाती है यहाँ पर पूरी, और उसमें खेती नहीं की जा सकती, यानी कि भूमि कैसी हो गई है, बंजर हो गई है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लेह। तो हमने यहाँ पे देख लिया पूरा उत्तर के जो मैदान है वृहत, उनको पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको लिखने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ये। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है इसमें आपको समझाने का। और अगर आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8860 558530। ठीक है, इस पर आप
ज्योग्राफी ऑप्शनल से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, अगर आपका वीडियो आज का पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।